गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय आर्थिक चिंतन में आर्थिक चिंतक मनु के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। भारतीय साहित्य में मनु को मानव सभ्यता के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। सब स्मृतिकारों में मनु का व्यक्तित्व महान है। उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मनुस्मृति में आर्थिक विचारों का सम्यक विश्लेषण किया। मनुस्मृति का प्रणयन किसने किया, इस पर प्राय विवाद है। कुमुद मुखर्जी के अनुसार बौद्ध युग के बाद की यह रचना मानी जाती है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। उनमें अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं, कृषि, भूमि के स्वामित्व, भू राजस्व, सिंचाई व्यवस्था, कृषि का संरक्षण, खनिजों एवं उन पर राजा का अधिकार, सरकारी आय स्रोतों, बेगार, व्यापार एवं वाणिज्य, आंतरिक एवं विदेशी व्यापार, ब्याज दरें आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर उनके विचार उल्लेखनीय हैं। हम उसमें सबसे पहले जो विचार है, उपभोग संबंधी उनके जो विचार हैं उसके संदर्भ में अध्ययन करते हैं। मनु के अनुसार मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं, अन्न, वस्त्र, मकान, शिक्षा आदि का उन्होंने अपने अनेक श्लोकों में उल्लेख किया है तथा विस्तार से बताया है कि कौन सी वस्तुएं उपभोग योग्य है एवं कौन सी वस्तुएं उपभोग के योग्य नहीं हैं। मनु वस्तुओं के उपभोग में नैतिकता को प्रमुख स्थान देते हैं। वस्तुओं को चुराकर उपभोग करने पर दंड का प्रावधान किया। शाकाहारी भोजन के पक्ष में थे। अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग एवं पुण्य के लिए अहितकर है, अतः अतिक भोजन नहीं करना चाहिए। धन या वैभव के रहने पर फटे एवं मैले कपड़ों को न पहने। आवास ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ आजीविका के साधन हो, विनम्र लोग निवास करते हो। इस प्रकार उन्होंने उपभोग संबंधी विचार दिए। फिर है उत्पादन संबंधी विचार। मनु ने अपने द्वारा प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था में उत्पादन का अधिकार केवल वैश्य वर्ण को ही दिया तथा सभी वर्णों के लिए कार्य निश्चित किए। पशुओं की रक्षा करना, दान देना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना, खेती करना आदि सभी कार्य वैश्य के लिए हैं। वैश्य धर्म से व्यापार, पशुपालन, खेती द्वारा धन वृद्धि का प्रयत्न करता रहे एवं सब प्राणियों के लिए प्रयत्न पूर्वक अन्न का अधिक दान करता रहे। परंतु मनु ने आपातकाल में ब्राह्मण, क्षत्रिय को भी उत्पादन करने का अधिकार दिया। शूद्र वर्ग भी शिल्प कर्म को अपनी आजीविका का साधन बना सकता है। अर्थव्यवस्था में वैश्य द्वारा जो उत्पादन होता है उसके वितरण में राज्य का भाग, परिश्रम करने वालों का हिस्सा, पूंजी पर ब्याज एवं लाभ की एक निश्चित मात्रा निर्धारित की गई है। मनुस्मृति में राज्य के कर्मचारियों, श्रमिकों आदि का एक निश्चित वेतन राशि, वेतन के नियमों का भी निर्धारण किया गया। भूमि पर स्वामित्व राजा का है, इसलिए वह लगान का अधिकारी है। इस प्रकार उन्होंने उपभोग संबंधी अपने विचार, उत्पादन संबंधी अपने विचार दिए। फिर है कृषि। मनु ने कृषि करने के नियमों, कृषि की रक्षा तथा कृषि संबंधी विवादों के निदान हेतु भी नियम बनाए। उसमें निम्नानुसार हम देख सकते हैं कि राजा भूमि का अधिपति होता है तथा वही भूमि का स्वामी माना जाता है। राजा इस अर्थ में भूमिपति या भूस्वामी होता था कि वह भू राजस्व वसूल कर सके तथा जो किसान खेती न करे उसके भूखंड को दूसरे किसान को दे सके। अर्थात वास्तव में भूखंड का स्वामी तो वह किसान ही होता था जिसके नाम पर वह भूखंड दर्ज होता था तथा उसे भूमि के बेचने एवं हस्तांतरण का अधिकार था। दूसरा है ऋषिगण भूमि उसी की मानते थे जिसने भूमि को जंगलों से मुक्त करके कृषि योग्य बनाया है। पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में
भूमि पर निजी स्वामित्व का क्षेत्र सीमित था। फिर कृषि भूमि के अनुदान की प्रथा प्रचलित थी, पर ब्राह्मणों को गैर कृषि भूमि दान में दी जा सकती थी एवं वह कर मुक्त होती थी। फिर है सिंचाई साधनों एवं उनकी सुरक्षा का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार तालाब को तोड़ने वाले को राजा उसी तालाब में डुबोकर या दूसरे प्रकार से वध करे। यदि वह तोड़े हुए पुल या बांध को ठीक करवा कर दे तो उसे 1 सहस्त्र पण से दंडित करे। इसके साथ ही कृषि संरक्षण के भी कानून बनाए। वह कृषि उपकरणों की चोरी करने वाले चोरों को दंडित करे तथा साथ ही खराब बीज बेचने, बोए गए बीजों को निकाल लेने एवं सीमा चिन्हों को नष्ट करने के अपराध के लिए भी अंगभंग करने की व्यवस्था बताई। इसके साथ ही राजा को खनन पर राजस्व वसूली का अधिकार होता है। भूमि के नीचे दबे हुए जो खजाने मिले तथा खानों से प्राप्त वस्तुओं में राजा का एक भाग होता था तथा भूमि में दबे जखीरों के आधे भाग का स्वामी राजा होता था, अर्थात भूमि एवं खानों पर राजा का स्वामित्व माना जाता था। फिर आते हैं करारोपण संबंधी विचार। मनु ने कर, शुल्क, आर्थिक दंड, युद्ध में जीते हुए माल, अस्त्र आदि को राज्य की आय के साधन बतलाए गए हैं। उन्होंने कर देने के विरुद्ध व्यक्ति एवं अधिक व अनुचित कर नहीं लेने की भी अनुचित कर निषेध की भी चर्चा की है। जैसे राजा खरीद बिक्री मार्ग, भोजन मार्ग, रक्षा का व्यय एवं लाभ को देखकर व्यापारी से कर प्राप्त करे। जिस प्रकार बछड़ा, भ्रमर थोड़े थोड़े अपने खाद्य को ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा को भी प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर ग्रहण करना चाहिए। राजा को पशु सुवर्ण का कर अर्थात मूलधन से अधिक का 50वां भाग एवं धान्य या अनाज का 6ठा, 8वां या 12वां भाग अर्थात जैसी भूमि होती चाहिए, भूमि की श्रेष्ठता के आधार पर ग्रहण करना चाहिए। वृक्ष, शहद, घी, गंध, औषधि, मांस, रस, फूल, फल, मूल, चमड़ा, घास, मिट्टी के बर्तन और पत्थर से बनी वस्तुओं का 6ठा भाग कर के रूप में ग्रहण करें। अर्थात उन्होंने किस प्रकार से कर लगाना चाहिए इसके बारे में भी, कितना भाग वह जनता से वसूल करे इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। राजा अपने विश्वास पात्रों से वार्षिक कर वसूल करावे तथा लोगों से कर लेने में न्याय युक्त बर्ताव करे एवं मनुष्यों में राजा पिता के समान बर्ताव करे। बढ़ई, शूद्र एवं अन्य कारीगरों से कोई कर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे तो बेगार के द्वारा राजा का उपकार करते हैं। बेगार का मतलब है बिना मेहनताने के वो राजा का उपकार करते हैं, इसलिए उनसे कोई कर नहीं लेना चाहिए। मनु के अनुसार कर प्रणाली में प्रजा के कल्याण की धारणा शामिल थी। उन्होंने आर्थिक दंड को भी राज्य की आय का साधन माना, परंतु जो आर्थिक दंड है वो स्थायी आय के रूप में नहीं लगाने का प्रावधान किया, बल्कि समाज में नैतिकता स्थापित करने और बुरे कार्यों को रोकने के लिए ही आर्थिक दंड लगाना चाहिए, ऐसा प्रावधान किया। फिर है कि जो राजा का, इसी में राजा का जो व्यय है उसको मनुस्मृति में मुख्य रूप से 3 प्रकार से बताया: प्रशासकीय व्यय, सुरक्षा व्यय और प्रजा की भलाई पर व्यय। मंत्रियों व राजदूतों, राजकार्य में नियुक्त दास दासी का वेतन, सैन्य सामग्री एवं सैनिकों पर व्यय, वेद ज्ञाता ब्राह्मणों, विधवा, रोगी, स्त्रियों की संपत्ति की रक्षा, भोजन वस्त्र की व्यवस्था एवं प्रजा की भलाई पर होने वाले व्यय का विवरण भी मनुस्मृति में किया गया है। फिर आता है उत्तराधिकार एवं संपत्ति संबंधी उनके विचार। मनु उत्तराधिकार को जन्म से स्वीकार करते हैं। इस संबंध में उनके विचार इस प्रकार हैं
कि माता पिता की मृत्यु के बाद सब भाई एकत्रित होकर पैतृक संपत्ति को बराबर बराबर बांट लें। मनुष्य ज्येष्ठ पुत्र के जन्म मात्र से पुत्रवान हो जाता है, इसीलिए ज्येष्ठ पुत्र पिता की सब संपत्ति पाने के योग्य है, ऐसा मनु का मानना था। फिर है ज्येष्ठ भाई छोटे भाइयों का जो पालन वो पिता के समान करे, एवं छोटे भाई ज्येष्ठ भाई में धन के लिए पुत्र के समान व्यवहार करें। पिता के संपूर्ण धन में से ज्येष्ठ भाई को 20वां तथा श्रेष्ठ पदार्थ, कनिष्ठ अर्थात सबसे छोटे भाई को 80वां तथा मध्यम भाई को 40वां एवं शेष बचे हुए भाग को परस्पर समान भाग में बांट ले, ऐसा उन्होंने प्रावधान बताया। इसके साथ ही अपने अपने भाग का, सब भाई अपने अपने भाग का चतुर्थांश भाग अविवाहित बहनों को देवें। ब्राह्मणों को छोड़कर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों के धन को पुत्र या पुत्री या कोई भी उत्तराधिकारी न होने पर वह राजा के पास चला जाएगा या उसे राजा ग्रहण करें। विद्या से, मित्र से और अन्य कार्य से जो धन प्राप्त होता है वह धन उसी व्यक्ति का होता है जो उसे प्राप्त करता है। फिर है नपुंसक, पतित, बहरा, गूंगा, पागल, लंगड़ा आदि, ये सब धन की प्राप्ति में भागीदार तो नहीं होते, लेकिन वस्त्र एवं भोजन अर्थात जो उनकी बेसिक नीड्स है वो उनके अधिकारी होते हैं। इस प्रकार मनु ने पैतृक धन के बंटवारे और उत्तराधिकार के संदर्भ में निश्चित एवं स्पष्ट नियमों का प्रतिपादन किया। उत्तराधिकार संबंधी नियम में नैतिकता को प्रमुख स्थान दिया उन्होंने, और ये नियम न्याय संगत और विवेक सम्मत हैं। अब है ऋण एवं ब्याज संबंधी विचार। मनुस्मृति में ब्याज विषय के विचार बहुत क्रांतिकारी हैं। उन्होंने दो प्रकार के बताए, एक है रक्षित, दूसरा है अरक्षित, किंतु दोनों ही परिस्थितियों में ऋण का लिखित इकरारनामा होना ज़रूरी बताया गया। उन्होंने बताया कि सामान्य काल में ब्राह्मणों व क्षत्रिय द्वारा ऋण देकर ब्याज से जीवन निर्वाह करना उन्होंने बताया। इसके साथ ही रक्षित ऋण पर 15%, जबकि अरक्षित ऋण पर ब्राह्मणों से 24%, क्षत्रियों पर 36%, वैश्यों पर 48% एवं शूद्रों पर 60% ब्याज की दर वार्षिक थी, ऐसा उन्होंने बताया। इसके साथ ही उन्होंने ब्याज के 4 प्रकार बताए। एक है चक्रवृद्धि ब्याज दर, दूसरी काल वृद्धि ब्याज दर, अर्थात यदि एक निश्चित ऋण की निश्चित अवधि के बाद में ब्याज दर बढ़ा दी जा सकती है, उसे काल वृद्धि ब्याज दर कहा। फिर कारित ब्याज दर, अर्थात यदि ऋणी की मजबूरी के कारण प्रचलित ब्याज दर से यदि अधिक लेते हैं तो वह कारित ब्याज दर। और कायिक ब्याज दर का मतलब है ऋणी जो है वो ऋणदाता की सेवा करके ऋण की अदायगी करता था। अर्थात 4 प्रकार के ब्याज बताए, चक्रवृद्धि ब्याज दर, काल वृद्धि ब्याज दर, कारित ब्याज दर और कायिक ब्याज दर। मूलधन एवं ब्याज दोनों मिलकर दुगने से अधिक नहीं होने चाहिए। अधिकतम जो ब्याज की दर है वो 5% प्रतिमाह हो सकती है। इसके साथ ही ऋण के भुगतान का दायित्व परिवार के सभी सदस्यों का था, केवल किसी अकेले व्यक्ति का नहीं। प्रतिभूति के रूप में जमानत के रूप में रखी गई वस्तुओं को साहूकार को बेचने या अन्य किसी को देने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार मनु ने ऋण देने की प्रक्रिया, वसूल करने, उसके गवाह आदि विचारों का अपनी मनुस्मृति में विस्तृत रूप से विवेचन किया। फिर है व्यापार एवं विनिमय संबंधी विचार। मनु ने आंतरिक एवं विदेशी व्यापार, स्थल एवं जल मार्ग से व्यापार आदि नियमों, तत्संबंधी विधियों का भी उल्लेख किया। मनुस्मृति काल में व्यापार पर सरकार का पूरा या राजा का पूरा नियंत्रण तो नहीं था, पर जो व्यापारी राज्य के नियमों का उल्लंघन करते उन्हें दंड दिया जाता था। व्यापारियों को माल लाने ले जाते समय राजमार्गों पर लुटेरों एवं सामंतों के भय से सुरक्षा करना राजा का दायित्व था। मनु ने राजा से संबद्ध बिक्री योग्य सामान, अकाल के समय अन्न, पशु वध के लिए गाय एवं भैंस आदि,
तथा अधिक लाभ की आशा से देश में से माल ले जाने वाले व्यापारी को दंड देने हेतु कहा है। यदि कोई व्यापारी राज्य के एकाधिकार वाली वस्तु का निर्यात करे तो राजा को उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए। राजा को व्यापारी के लाभ पर 5% कर लगाना चाहिए, न कि उसकी लागत पर कर लगाना चाहिए। इसके साथ ही जल एवं स्थल से व्यापार करने वाले व्यक्तियों को अपने लाभ का 20वां भाग राजा को कर के रूप में देना चाहिए। उस समय व्यापारी जो हैं वो सिंध के घोड़ों, बंगाल की मलमल, दक्षिणी भारत के मोती एवं हिमालय क्षेत्र की ऊन को खरीदकर मांग वाले क्षेत्र में बेचते थे, अर्थात इन वस्तुओं का व्यापार होता था। इसके साथ ही भारतीय व्यापारी बंदरगाहों पर खड़े जहाज़ों को किराए पर लेकर थल मार्ग से व्यापार करने जाते थे। हालांकि जहाज़ों का किराया अनिश्चित था। इसके साथ ही भारत का जो व्यापार है वो चीन, रोम, पार्थिया, सीरिया, नेपाल आदि देशों से होता था। ये सब मिलकर व्यापार करने की चर्चा करते हुए क्रय विक्रय के नियमों का निर्धारण भी करते हैं। इस प्रकार उन्होंने व्यापार के नियमों का भी विस्तृत विवेचन मनुस्मृति में किया है। फिर है मुद्रा। मनुस्मृति में लोगों के व्यवहार के लिए तांबे, चांदी, सोने की मुद्राओं की चर्चा की गई है। उस समय माना जाता था कि चांदी का पुराण एवं तांबे के पैसे अर्थात उसको कर्ष एवं पण कहते थे। और उस समय मुद्राओं का निर्धारण भी किया गया था, जैसे कि 5 रति बराबर 1 मासा, 16 मासे बराबर 1 स्वर्ण, 4 स्वर्ण बराबर 1 पल, 10 पल बराबर 1 धरण, या फिर 250 पण बराबर प्रथम साहस, 500 पण बराबर मध्यम साहस, 1000 पण बराबर 1 उत्तम साहस होता था। अर्थात मनुस्मृति काल में मुद्रा द्वारा विनिमय प्रथा प्रचलित थी। मनु के अनुसार राजा को 15-15 दिनों के बाद मुख्य व्यापारियों के सामने वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करते रहना चाहिए। राजा तुलामान, प्रतिमान, तराजू को अच्छी तरह जांचकर परीक्षा करे तथा प्रति माह पर उनकी जांच करवाता रहे। इसके साथ ही उन्होंने अलग अलग वस्तुओं के कम तोलने पर दंड का प्रावधान भी किया। अर्थात उन्होंने मुद्रा और व्यापार के जो कुछ बाजार में व्यापारियों के द्वारा किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके संदर्भ में भी निर्देश दिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनुस्मृति में राज व्यवस्था के साथ साथ कृषि, उद्योग, पशुपालन, व्यापार, करारोपण, उत्तराधिकार आदि विषयों पर महत्वपूर्ण नियमों एवं विचारों का प्रतिपादन किया गया है। यह ग्रंथ राजनीतिक प्रकृति का ही नहीं वरन इसमें आर्थिक जीवन से जुड़े विषयों पर भी महत्वपूर्ण नियम एवं सिद्धांत उल्लेखनीय हैं। धन्यवाद।